हेलो स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ये जो थ्योरेटिकल पार्ट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें दो टॉपिक्स बच गए हैं। अनफॉर्चुनेटली लास्ट लेक्चर में मैंने सोचा था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको करा दूंगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल और इक्विपोटेंशियल सरफेस और उनकी प्रॉपर्टीज, टोटल देखा जाए तो दो टॉपिक्स हैं, या एक तरह से कहा जाए तो 3 टॉपिक्स हैं। कौन कौन से? सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और उसको हम रोटेट कर रहे हैं। रोटेट करने में क्या होगा, कितना वर्क डन होगा और कितना एनर्जी वो स्टोर करेगा, ये डिस्कस करेंगे। फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की स्टडी करेंगे और इन सब के साथ क्या स्टडी करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज इक्विपोटेंशियल सरफेस की। और न्यूमेरिकल के लिए मैंने यही सोचा है कि मैं डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का आपको लिंक दे दूंगा और उसके न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक के पूरे जो कि अभी तक हैं, कूलम्स, फील्ड, गॉस एंड पोटेंशियल, आपको ही पता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक टोटल देखा जाए तो 5 पार्ट्स में है, ठीक है, जिसमें कैपेसिटर थोड़ा सा अलग हो जाता है। कैपेसिटर जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन कूलम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ एंड पोटेंशियल, ये जो 4 चीजें हैं ये थोड़ा सा एक साथ है। तो इनका कूलम से हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स और फील्ड, गॉस एंड पोटेंशियल। हालांकि बीच बीच में मैंने डिस्कस भी किया है यहाँ पे, बट थोड़ा सा डिटेल में उस चीज को, क्योंकि न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम आपके साथ रहेगी। तो इसमें कोशिश ये रहेगी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करें। गूगल ड्राइव में उसका लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। तो आज इसका अपना ये लास्ट करेंगे जो आपका एकेडमिक सेक्शन है, मेनली एकेडमिक सेक्शन, और फिर इसके बाद से अपना कॉम्पिटिटिव सेक्शन भी आएगा, ठीक है, उसमें भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें आज डिस्कस करना है। थोड़ा सा हम यहां पे बात करेंगे कि डाइपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होगी, ये भी थोड़ा सा हमें देखना है। कैसे, क्या रीजन है इसका? तो देखिए 2 कंडीशन होती है, हम यूज करते हैं फॉर्मूला जो अपने पास है। एक होता है वर्क डन इक्वल टू, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक तो ये हो गया। ये कब होता है? जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। फिर इसके बाद बात आती है, एक और कंडीशन आती है, वर्क डन इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये कंडीशन आती है, ठीक है। वर्क डन जो हम फाइंड करेंगे, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क डन इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन में ज्यादातर हम इन्हीं का यूज करते हैं। अब थोड़ा सा हमारे दिमाग में यह बात आती है कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो लीनियर हो गया, और दूसरा टॉर्क। देखिए वर्क डन दोनों तरह से होता है। अगर हमने फोर्स लगाया, बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क हुआ, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसी चैप्टर में यूज किया था पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी, जब किसी पॉइंट चार्ज को हम कहां से लेकर आए थे, इन्फिनिटी से लेकर आए थे, तब हुआ था। ये जो है वर्क डन इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है कि
टॉर्क कब लग गया और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो इसको हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरह से वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में ये हमारे लिए कंपलसरी है कि ये जो फोर्स है ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अगर नहीं है तो इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, ये डिस्कस भी हम कर चुके हैं। उसी तरह से वर्क डन इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम यूज करते हैं ना, W इक्वल टू टाउ थीटा। या फिर अगर मान लीजिए कि ये स्मॉल है, जैसे हम करते हैं ना W इक्वल टू F इंटू एस, और अगर ये स्मॉल है DS तो वर्क डन क्या हो जाता है यहाँ पे DW। यहां पर भी सेम कंडीशन है कि अगर मान लीजिए ये स्मॉल है D थीटा तो DW इक्वल टू D थीटा। तो इसमें भी टॉर्क हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए, वैसे ही वर्क डन इक्वल टू टॉर्क इनटू रोटेशन की बात हो रही है। रोटेशन में वर्क डन इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में टॉर्क हमारा कांस्टेंट होना ही चाहिए। अब आप कहोगे कि नहीं है तो नहीं है तो वही करेंगे जो इसमें करते थे। हम जिसमें क्या करते थे, स्लाइटली डिस्प्लेस करते थे, इतना कम था डीएस की फोर्स नियरली दोनों पॉइंट के लिए सेम था, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेते थे। इसमें भी हम रोटेट करेंगे, हम ये मान लेंगे कि डी थीटा इतना स्मॉल है, डी थीटा इतना स्मॉल है कि अप्रॉक्स दोनों पॉइंट के लिए टॉर्क की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। और फिर इसको हम जैसे यहां पे इंटीग्रेट करते थे वैसे ही यहां पर इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, ये एज्यूम किया कि ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैपिटल ई। ये हो गई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दें, फ्री हैंड डायग्राम की यही खासियत है थोड़ा। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल ई। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले एक डाइपोल को प्लेस किया यहां पे, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस किया हमने। यहां पे, ठीक है। कितने पर, डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। स्टार्टिंग में ये जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या है, θ1, ठीक है। फिर इसको हमने क्या किया, रोटेट किया डाइपोल को, θ1 से रोटेट किया कहां तक, इस डाइपोल को रोटेट किया θ1 से θ2 तक। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको इनिशियली an electric dipole placed in uniform electric field initially at an angle θ1 and rotate up to angle θ2। अब इसमें डायरेक्ट हम नहीं लगा सकते वर्क डन इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फॉर्मूला क्या है कि जो टॉर्क का अपने पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पीई साइन थीटा, टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा। ये प्रॉब्लम है, थीटा अगर चेंज होगा तो टॉर्क चेंज हो जाएगा। और जो फॉर्मूला मैंने अभी आपसे बताया था वर्क डन इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, लिमिटेशन है। टॉर्क शुड बी कांस्टेंट, बट यहां तो ऐसा है नहीं, एंगल चेंज होगा तो टॉर्क चेंज होगा। तो फिर मैंने क्या कहा, फिर हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। अच्छा ऐसा होता है, जैसे आपको बार बार एग्जांपल देते हैं, एक स्प्रिंग है उसको आप स्ट्रेच कर रहे हो, तो स्ट्रेच करने के लिए आपने क्या लगाया, फोर्स, साथ ही साथ क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। मींस फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, तो क्या होगा, वर्क होगा। अगर फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क होगा। तो वर्क कहां जाता है,
तो एनर्जी के फॉर्म में स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाता है। यहां पर भी सेम चीज है, टॉर्क है, क्योंकि डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो क्या होता है, ये एक टॉर्क एक्सपीरियंस कर सकता है या जनरली करता है, 0 180 छोड़ दिया जाए तो। ये आप देख सकते हो पुरानी वीडियो में मैंने इसको बताया है। और रोटेट कर रहे हैं मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो टॉर्क भी है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है, उसकी वजह से देन वर्क होगा। वर्क कहां जाएगा, तो वर्क जो है स्टोर हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो चलिए आते हैं यहां पे। अब अपने लिए दिक्कत हो गया, तो हमने क्या किया, इस डाइपोल को डॉटेड लाइन से बना रहे हैं। किसी भी टाइम पे जब ये डाइपोल कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो जब थीटा एंगल बनाएगा तो इसको स्लाइटली रोटेट किया डी थीटा, और इस प्रोसेस में जो वर्क किया हमने क्या किया, डी डब्ल्यू। तो फिर यहां पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला अपना क्या होगा, वही चीज, वर्क डन इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस स्मॉल वर्क के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू, और जब थीटा एंगल बना रहा है तो टॉर्क हमने ले लिया टाउ एंड डी थीटा। और ये तो आपको पता ही है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, पीई साइन थीटा। तो फिर यहां से हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू पीई साइन थीटा डी थीटा। ये अपने पास हो गया। अब इसको हम करें इंटीग्रेट, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू पीई साइन थीटा डी थीटा। कहां से कहां तक, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। अब थीटा 1 पे तो इसको इनिशियली प्लेस ही किया गया है, तो अभी हमने कुछ काम भी नहीं किया, तो एनर्जी भी कितना स्टोर करेगा, 0। और थीटा 1 से थीटा 2 तक जाने में इसने क्या किया, टोटल एनर्जी U स्टोर कर लिया, W। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, फ्रॉम 0 टू U। जब थीटा 1 है तो वर्क डन 0 है, तो एनर्जी भी 0 स्टोर किया। थीटा 2 तक आने तक वर्क डन W कर लिया या एनर्जी U स्टोर कर लिया। आप चाहो तो यहां W यूज कर सकते हैं, आप चाहो तो U यूज कर लो, जैसी आपकी। तो यहां से क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू फ्रॉम 0 टू U इक्वल टू पीई। और ये तो आप भी जानते हो इंटीग्रेशन में साइन एक्स डी एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ। तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। अब आप देखिए यहां पे हो गया है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू पीई। अच्छा, ये माइनस साइन है, तो माइनस को हटाने के लिए हम क्या कर दें, लिमिट को चेंज कर लें, तो ये हो जाएगा थीटा 2 और ये हो गया थीटा 1। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद से हमें कह सकते हैं कि U इक्वल टू पीई। अब देखना थोड़ा, पीई अपर लिमिट क्या होगा, कॉस थीटा 1 माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा 2। ये अपने पास आ गया यहां पे कॉस थीटा 1 अपर लिमिट कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एक कंडीशन और आती है इसमें, अगर कंडीशन ये हो कि इफ थीटा 1 इक्वल टू 90 एंड थीटा 2 इक्वल टू थीटा, डाइपोल के साथ 90 डिग्री हो, 90 में लाने में कोई दिक्कत भी नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने पहले भी इस चीज को बताया है कि
अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा तो वर्क डन क्या होगा, 0। अच्छा, आप कहोगे ऐसा कैसे, तो थोड़ा सा यहां मैं आपको बता दूं। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल है, इसको आप परपेंडिकुलर लेके जा रहे हो, तो ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स कहां लगेगा, अगर प्लस चार्ज है तो इस डायरेक्शन में, माइनस है तो अपोजिट, और इनके बीच का एंगल क्या होगा 90। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो अगर एंगल 90 होगा तो वर्क डन क्या होगा, 0। ये भी याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि किसी भी चार्ज को कैसे मूव करें, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन वर्क डन विल बी 0। क्लियर है, परपेंडिकुलर मूव करा रहे हो, चाहे प्लस है, मान लीजिए माइनस भी है, चलो अभी की बात मान ले रहे हैं, माइनस चार्ज है। अगर ये माइनस चार्ज है, इसको आप लेके जा रहे हो, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, और माइनस चार्ज है तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो इस पर फोर्स कहां लगेगा, अपोजिट, तो एंगल क्या हो गया 90। और एंगल अगर 90 है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का, तो वर्क डन क्या होगा 0। तो याद रखिएगा कि कई बार पूछा जाता है कि क्या यह पॉसिबल है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराएं, नो तो वर्क डन हो और न ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो। बिल्कुल, अगर आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लेकर जाओगे तो वर्क डन 0 होगा, और वर्क डन 0 होगा तो वर्क डन क्या होता है, Q इंटू डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा 0। ठीक है, तो चलिए यहां पे आते हैं हम। तो U इक्वल टू यहां से क्या हो गया अपने पास, माइनस पीई कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। यहां पे माइनस क्यों लगाया मैंने, हाँ, तो U इक्वल टू यहां से हो गया माइनस पीई कॉस थीटा, या फिर यहां से यूज कर सकते हैं माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई, ये हो गया अपने पास। एक कंडीशन और आता है कि डाइपोल मैक्सिमम कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो अगर हम ये एज्यूम कर लें कि θ1 क्या हो 0 एंड θ2 क्या हो 180 डिग्री या पाई रेडियन यहां पे, तो U इक्वल टू जो होगा ये हो जाएगा पीई कॉस 0 θ1 के प्लेस पे माइनस कॉस 180। तो यहां से हो जाएगा U इक्वल टू पीई कॉस 0 क्या होगा 1 माइनस माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2PE। इससे ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता डाइपोल। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन हो गई इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो आप इसको नोट कर सकते हो। फिर इसके बाद अपने पास बात आती है इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसको भी स्टडी करके और प्रॉपर्टी करके खत्म करते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप ऊपर देख रहे हो, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। देखो नाम से क्लियर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है एवरीवेयर। ठीक है, एट इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल क्या होता है, एट इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। ठीक है, हमेशा सेम होता है। लेकिन अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है इसकी, वो भी वही है जो इसकी डेफिनेशन है कि एट इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। ठीक है, सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है, सेकंड प्रॉपर्टी, इसमें ये कहते हैं कि जब भी किसी चार्ज को मूव कराते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, देन वर्क डन विल बी 0। व्हेन चार्ज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एट इक्विपोटेंशियल सरफेस द नेट वर्क डन विल बी ऑलवेज 0। बात आई समझ में, किसी भी चार्ज को, सेकंड प्रॉपर्टी है, मैं फिर रिपीट कर दूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जिस पर हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। डेफिनेशन मैंने बोल ही दिया है कि एट इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी भी इसकी यही होगी, सेम, एट इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। सेकंड,
द वर्क डन विल बी जीरो व्हेन अ चार्ज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एट इक्विपोटेंशियल सरफेस। वर्क डन हमेशा जीरो होगा, किसी भी चार्ज को आप मूव करोगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। अब देखो ऐसा कैसे होगा, तो ये भी मैं आपको बता दूं। मान लीजिए कि ये जो है ये अपना क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां पे पॉइंट ए से पॉइंट बी पर एक टेस्ट चार्ज को लेकर गए, ठीक है। पाथ हम डिफरेंट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये सारी चीजें हैं तो ये किस पर डिपेंड करती हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, ठीक है। तो है क्या कि पॉइंट ए का पोटेंशियल हमने लिया VA एंड पॉइंट बी का पोटेंशियल लिया VB, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका मतलब VA इक्वल टू VB इक्वल टू हमने एज्यूम कर लिया V, ये ले लिया। तो वर्क डन क्या होता है आपको भी पता है, Q नॉट इंटू डेल्टा V, या फिर हम इसको यूज करते हैं Q नॉट V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो वर्क डन यहां से हो जाएगा Q नॉट फाइनल क्या होगा VB माइनस इनिशियल क्या होगा VA, VB माइनस VA, ठीक है। या फिर क्या होगा Q नॉट VB क्या है V माइनस इनिशियल क्या है VA, ये भी V है, और वर्क डन क्या हो गया जीरो। तो मुझे आपको यही बताना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब भी किसी चार्ज को मूव करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो उस केस में वर्क डन जीरो ही होगा, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। सेकंड है कि इलेक्ट्रिक लाइन, थर्ड, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज इंक्लाइंड परपेंडिकुलर एट द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर इंक्लाइंड होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। जब हम लोगों डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस समय भी हमने कहा था एक प्रॉपर्टी की जो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो प्रॉपर्टी क्या थी, वो प्रॉपर्टी यही थी कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज इंक्लाइन परपेंडिकुलर एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो देखो कंडक्टर का जो सरफेस होता है उसको हम एज्यूम कर सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, मान लीजिए कि ये जो अपना है यह इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, 90 होती है, लेकिन हम एज्यूम कर लें कि ये क्या है थीटा। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इक्विपोटेंशियल सरफेस पर क्या है थीटा एंगल बना रही है, और एक चार्ज को मूव कर रहे हैं Q नॉट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो हमें यहां पे बताना है कि कैसे परपेंडिकुलर होगा। फिर समझिए, इट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स मेक एंगल थीटा विद द फील्ड and a test charge Q naught moving from one point to other point at equipotential surface, ठीक है। तो आपको भी पता है F डॉट S क्या हो जाएगा W, या फिर Fs cos थीटा क्या होगा W। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें तो F इक्वल टू क्या होगा Q नॉट इंटू E, ये तो पता है, डिस्प्लेसमेंट S cos थीटा, और वर्क डन क्या हो गया जीरो। अब आप बताइए Q नॉट टेस्ट चार्ज है, जीरो हो नहीं सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, डिस्प्लेस इसको कर ही रहे हैं, तो बच गया क्या अपने पास cos थीटा इक्वल टू जीरो। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू cos 90, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जीरो को हम क्या लिख सकते हैं cos 90। तो ये कंडीशन अपने पास हो गई इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ ये है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पास में है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में गैप ज्यादा है
तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जैसे E इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, V अपान एक्स, या फिर E इक्वल टू हम यूज कर सकते हैं डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स, यानी E क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेज इन्फॉर्म अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताती है टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। मींस एक्स जितना स्मॉल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी, और एक्स जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही वीक होगी। ठीक है, मींस अगर मान लीजिए कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये कुछ ऐसे हैं और ये ऐसे हैं, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वीक होगी और ये क्या होगी, स्ट्रांग। ठीक है, क्यों, क्योंकि डेल्टा एक्स जितना ही कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि भी तो कांस्टेंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, ये कंडीशन होगी। और लास्ट, जैसे हम कहते हैं ना, टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट बी इंटरसेक्ट, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट बी इंटरसेक्ट, टू स्ट्रीमलाइन फोर्स कैन नॉट बी इंटरसेक्ट, वैसे ही कहते हैं टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। लास्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट बी इंटरसेक्ट बिकॉज ऑफ दैट, जो उन तीनों का आंसर है और इनका, एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट विच इज इम्पॉसिबल। इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इम्पॉसिबल है। तो क्लियर है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट बी इंटरसेक्ट बिकॉज ऑफ दैट, एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट विच इज इम्पॉसिबल। एक बार फिर से स्टार्टिंग से बोल दें, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? एट इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी भी यही होगी, एट इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। When a charge moving from one point to another point at equipotential surface, work done will be always zero. Third point, the electric lines of force always incline perpendicular at the equipotential surface. And fourth point, equipotential surface inform about electric field. Equipotential surface inform about electric field. ठीक है, कंडीशन क्या है? If delta H is small, electric field be small. यानी वेरी क्लोज इक्विपोटेंशियल सरफेस इन्फॉर्म अबाउट, या डेंस इक्विपोटेंशियल सरफेस इन्फॉर्म अबाउट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, while rarer equipotential surface inform about weak electric field. And two equipotential surface cannot be intersect. Because of that, at intersecting point, we can draw two tangent, which is impossible. तो ये इनकी प्रॉपर्टी हो गई. अब थोड़ा सा हम बात करें शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो कि लास्ट पॉइंट होगा अपना. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल. टोटल 5 कंडीशंस हैं. जैसे आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, 2 आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, लाइन चार्ज है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो जैसे मान लीजिए कि ये अगर कोई आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए प्लस है, तो इससे इलेक्ट्रिक लाइंस कहां निकलेंगी? आउटसाइड. ये इलेक्ट्रिक लाइंस है. तो अच्छा अगर माइनस है तो इससे क्या होगी? टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो हमेशा कैसे होता है? परपेंडिकुलर होता है. किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के. ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां पे. ठीक है, इसको कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस. यहां पर भी सेम कंडीशन होगी कुछ ऐसे ही. ये हो जाएंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस. हो गई. इसके बाद देखिए 2 आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. यहां पे एक और ये 2. एक इलेक्ट्रिक लाइंस इधर चली गई दोनों की, एक इलेक्ट्रिक लाइंस इसकी ऐसे जाएगी, तो इसकी भी एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे जाएगी. इसका ऐसे जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल. तो ऐसे जाएगी, फिर इसके बाद से ऐसे और फिर ऐसे. यहां पर भी ऐसे
और फिर ऐसे ये होगी। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें ड्रॉ करना है, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये भी ऐसे बन जाएगा। देखो कंडीशन वही है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। ये यहां पे ये हो गया, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आउटसाइड वाला ये तो है ही। तो ये हो गया सेकंड। थर्ड हो गया ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होगा, देखो ये प्लस और ये माइनस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्लस से निकलेगी और माइनस की तरफ जाके टर्मिनेट होती है, यही होता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। कुछ ऐसे होगा, कुछ ये होगा, देन ये भी होगा कुछ ऐसे, कुछ इस तरह से। तो इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ये कुछ इस तरह से होगा। बाद में ये गैप कम होता है, ये बढ़ता जाता है, यहां पर भी यही सेम कंडीशन बनेगी। हालांकि मैं एक बात और बता दूं, थोड़ा सा देखेंगे तो यूनिफॉर्म ही दिखता है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक लाइन बिल्कुल बीच से जाएगी। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल में अगर देखा जाए तो इक्वेटर पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। इलेक्ट्रिक डाइपोल में इक्वेटर पे पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। तो बात ये नहीं कि जीरो होता है, बात यह है कि आप कहीं भी जाओगे तो पोटेंशियल सेम रहेगा, जीरो का जीरो ही रहेगा। अच्छा, इसके बाद बात आती है लाइन चार्ज की। अगर ये लाइन चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक लाइंस कहां निकलेंगी, बाहर की तरफ। काफी लेंथ है इसकी, यहां इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकलेंगी। तो अगर इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकलेंगी तो इस केस में क्या होगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, सिलेंड्रिकल शेप का बनता है, ठीक है। आप बना लेना बहुत अच्छे से, तो हम लोगों से नहीं बन पाते, ठीक है। ये कुछ ऐसे बनेगा सिलेंड्रिकल शेप का, कुछ इस टाइप से इक्विपोटेंशियल सरफेस। कुल मिलाकर डिजाइन बनानी है आपको, ये बन गया इक्विपोटेंशियल सरफेस इस टाइप से। और लास्ट आता है क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म कब बनेगा, इस तरह से बनेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने बताया भी था आपको, डायरेक्शन सेम रहेगा, इनके बीच की गैपिंग भी सेम रहेगी यहां पे। तो क्या हो जाएगा, यहां से कुछ इस टाइप से बनेगा। ये हो गया, ठीक है। तो आप समझ सकते हो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इतना इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बनाने में इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे आके हम आपका ये जो एकेडमिक सेक्शन या बोर्ड का सेक्शन जो हम देख रहे थे उसका थ्योरी पोर्शन जो था वो कंप्लीट हो गया। रहा सवाल इसके न्यूमेरिकल का, तो मैंने आपसे कहा ही था कि मैं पीडीएफ डाउनलोड कर दूंगा, और डाउनलोड क्या कर दूंगा, गूगल ड्राइव पे आपको लिंक दे दूंगा, और उसको हम डिस्कस करेंगे, और उसको कॉलम से लेके कंप्लीटली हम डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी, ठीक है। तो चलिए फिर एक काम करते हैं हम लोग, इसको यही खत्म करते हैं, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की, ठीक है ना, जो भी आपकी होती है, ठीक है। तो ये अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका एकेडमिक सेक्शन का, जो इसमें 4 चैप्टर्स होते हैं। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैपेसिटर भी कंसीडर किया जाता है, तो कैपेसिटर भी करना ही है, बट यहां तक कैपेसिटर का एक 1 शॉट हमने लिया था, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं सही हो पाया। इन एक्सपीरियंस, धीरे धीरे इन चीजों का एक्सपीरियंस मिलता है, यूट्यूब का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और जो भी सपोर्ट है आप ही लोगों का है, ठीक है।
तो चलिए फिर अभी इसको यहीं क्लोज करते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, जिसमें न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इस चैप्टर। ठीक है, ओके, थैंक यू।